जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग स्वतंत्रता और समानता पार्ट 1 में पढ़ चुके थे। अब हम पार्ट 2 में न्याय और अधिकार के बारे में जानेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले अब हम न्याय का अर्थ और अवधारणा को जानेंगे। न्याय को परिभाषित करना राजनीति सिद्धांत की अन्य अवधारणाओं की तरह आसान नहीं है, क्योंकि विभिन्न दार्शनिकों द्वारा विभिन्न अवधियों और सामाजिक स्थितियों में न्याय के विभिन्न दर्शन प्रस्तुत किए गए हैं। इसके अलावा समय और परिस्थितियों के बदलाव के साथ न्याय की अवधारणा भी बदली है। न्याय शब्द लैटिन शब्द जस्टिटिया बांधने के लिए, एक साथ बांधने के लिए, और जूस एक बंधन या टाई। इस प्रकार न्याय की अवधारणा में विभिन्न आदर्श और मान समायोजित किए जाते हैं या समन्वित। फ्रांसीसी क्रांति के समय से आधुनिक उदार समाज स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को 3 सर्वोच्च मूल्यों के रूप में पहचानता है। ये 3 आदर्श मानवीय संबंधों की न्यायपूर्ण प्रणाली के लिए आवश्यक हैं। व्यवहार के संदर्भ में न्याय का संबंध राज्य के कानून की धारणा है, जिसके परिणामस्वरूप कानून या न्याय की दोहरी धारणाएं होती हैं। दूसरे शब्दों में, न्याय कानून और व्यवस्था की व्याख्या और सजा के नियमों से भी संबंधित है। अब हम न्याय की अवधारणा का विकास को समझेंगे। हमने ऊपर चर्चा की है कि न्याय को परिभाषित करना एक कठिन कार्य है। इसके बावजूद विभिन्न अवधियों में प्रमुख राजनीतिक विचारकों और दार्शनिकों ने लगातार न्याय शब्द को एक निश्चित परिभाषा देने की कोशिश की है। ग्रीक दार्शनिकों ने न्याय की अवधारणा को सामाजिक व्यवस्था से संबंधित माना है। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। प्लेटो के दर्शन में न्याय के सिद्धांत का महत्वपूर्ण स्थान है। प्लेटो की पुस्तक द रिपब्लिक का मुख्य फोकस न्याय की खोज और उसके स्थान का निर्धारण करना है। प्लेटो के काम का उपशीर्षक न्याय के विषय में है। इससे पता चलता है कि प्लेटो अपने दर्शन में न्याय के सिद्धांत को कितना महत्व देता है। अरस्तु का न्याय का सिद्धांत। अरस्तु वास्तविक न्याय के मुख्य समर्थकों में से एक है। अरस्तु के अनुसार न्याय का आधार संतुलन की भावना है। राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने अपनी पुस्तक नीतिशास्त्र में न्याय के सिद्धांत को राज्य के लिए महत्वपूर्ण माना है। अरस्तु का मानना है कि न्याय का संबंध मानवीय संबंधों के नियमन से है। न्याय के आयाम क्या होता, आइए अब इसको समझते हैं। पहला, कानूनी न्याय। कानूनी न्याय का संबंध किसी राज्य के कानून द्वारा निर्धारित सिद्धांतों और प्रक्रियाओं से है। ऐसी व्यवस्था को न्याय कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, कानूनी न्याय कानूनों, रीति-रिवाजों और मानव ढांचे द्वारा किए गए या पारित किए गए पहले के निर्णयों से संबंधित है। न्याय के कानूनी संदर्भ में 2 तथ्य महत्वपूर्ण हैं। पहला, निष्पक्ष कानून का निर्माण, और दूसरा, कानून के अनुसार न्याय की उपलब्धता। निष्पक्ष कानून बनाने का मतलब है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून निष्पक्ष और तार्किक होने चाहिए। दूसरा, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब है कि हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के राज्य में हिस्सेदारी मिले। इस संदर्भ में वयस्क मताधिकार, निर्वाचित सरकार और नागरिक अधिकारों की उपस्थिति राजनीतिक न्याय की स्थापना के लिए आवश्यक शर्तों में से हैं। न्याय का राजनीतिक आयाम वास्तविक नीतियों से संबंधित है, जिसके माध्यम से राजनीतिक प्रक्रियाएं न्याय के आदर्श प्रदान करती हैं। तीसरा, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय एक अवधारणा को संदर्भित करता है जो जन्म, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकने का प्रयास करता है ताकि राष्ट्रीय संसाधनों और धन को समान रूप से वितरित किया जा सके। सभी न्यायालय जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप समय समय पर अपने न्यायिक दृष्टिकोण को बदलने के इच्छुक हैं। आइए अब जानते हैं कि प्रक्रियात्मक न्याय और वास्तविक न्याय क्या होता है। प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत जाति, धर्म, रंग, लिंग, क्षेत्र, भाषा और संस्कृति आदि के आधार पर समाज में मनुष्यों के बीच किसी भी प्रकार के भेदभाव का विरोध करता है। यह सिद्धांत समाज में सभी मनुष्यों की समान गरिमा और समान महत्व को स्वीकार करता है। इस दृष्टिकोण से यह एक प्रगतिशील विचार प्रतीत होता है, लेकिन इस महत्वपूर्ण बाजार अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को देखते हुए यह मानता है कि सभी के लिए समान नियम बनाकर
समाज के सभी सदस्य अपने आपसी संबंधों को वैध तरीके से समायोजित कर सकते हैं। प्रक्रियात्मक न्याय के विपरीत, पर्याप्त न्याय या सामाजिक न्याय का विचार मार्क्सवाद और समाजवाद के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। वह एक साम्यवादी समाज की कल्पना करता है जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का नियंत्रण हो। इसलिए वे अवसर की समानता के बजाय सभी के लिए समान परिस्थितियों का समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि आर्थिक जीवन में खुली प्रतिस्पर्धा से ऐसी असमानताएं पैदा होती हैं कि गरीब वर्ग अमीर वर्ग द्वारा निर्धारित शर्तों पर कार्य करने के लिए मजबूर हो जाता है। चलिए अब हम रॉल्स और न्याय पर उनके आलोचक को जानते हैं। न्याय सबसे महत्वपूर्ण नैतिक और राजनीतिक अवधारणाओं में से एक है। यह शब्द लैटिन जूस से आया है, जिसका अर्थ है सही या कानून। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी सिर्फ व्यक्ति को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जो आम तौर पर नैतिक रूप से सही करता है और हर किसी को उसका हक देने के लिए निपटाया जाता है। निष्पक्ष शब्द को एक पर्याय के रूप में पेश करता है। न्याय की खोज प्राचीन काल से राजनीतिक सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण चिंता रही है। हालांकि अलग अलग समय में न्याय का अर्थ अलग अलग समझा गया है। प्राचीन ग्रीस में सोफिस्ट के लिए न्याय का मतलब मजबूत का हित था। प्लेटो ने न्याय में नैतिक तत्व पर जोर देते हुए कहा कि न्याय का अर्थ है सामाजिक संपूर्ण के प्रति सभी क्षमताओं और क्षमता के साथ अपने कर्तव्य का प्रदर्शन। प्लेटो के लिए न्याय तर्कसंगत आदेश स्थापित करने वाला एक गुण है, जिसमें प्रत्येक भाग अपनी उचित भूमिका निभाता है और अन्य भागों के समुचित कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है। अब हम न्याय में विविध दृष्टिकोण को जानते हैं कि कितना होता है। 1. उदार परिप्रेक्ष्य। 2. मुक्तिवादी परिप्रेक्ष्य। 3. मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। 4. लोकतांत्रिक समाजवादी परिप्रेक्ष्य। 5. नारीवादी परिप्रेक्ष्य। 6. सबाल्टर्न परिप्रेक्ष्य। पहला उदार परिप्रेक्ष्य। जॉन रॉल्स प्रमुख उदारवादी विचारक हैं। वे न्याय को सामाजिक संस्था का पहला गुण मानते थे। रॉल्स के अनुसार न्याय की समस्या प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करने में है। रॉल्स ने अपने कांटियन संस्करण में सामाजिक अनुबंध परंपरा को पुनर्जीवित किया। न्याय का सिद्धांत मूल स्थिति में अंतिम मूल समझौते का एक उत्पाद है। दूसरा, न्याय का मुक्तिवादी सिद्धांत। न्याय पर मुक्तिवादी दृष्टिकोण स्वतंत्रता के आदर्श पर आधारित है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में ठीक से अधिकार का संबंध रखता है। यह काफी हद तक कल्याणकारी राज्य के विचार का विरोध करता है। रॉबर्ट नोजिक न्यूनतम राज्य की उदारवादी स्थिति का एक शक्तिशाली दार्शनिक बचाव प्रदान करता है। तीसरा, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। मार्क्सवादी ने दावा किया कि उदारवादी और उदारवादी सामाजिक समानता के आदर्श के अंतिम नैतिक महत्व को पहचानने में विफल रहे और इसके अंतरंग न्याय से जुड़े हुए थे। मार्क्सवादी अन्याय के उदाहरण के रूप में आय के असमान वितरण के बारे में मुखर है। उनका मानना है कि पूंजीवाद, निजी संपत्ति और बुर्जुआ वर्ग के विनाश के साथ ही सामाजिक समानता के आधार पर समाज का निर्माण करना और न्याय का एहसास करना संभव है। चौथा, लोकतांत्रिक समाजवादी सिद्धांत। जबकि मार्क्सवाद समाजवाद विचार क्रांतिकारी पद्धति के बारे में लाने का प्रयास करता है, लोकतांत्रिक समाजवाद विकासवादी या लोकतांत्रिक पद्धति को प्राथमिकता देता है। मार्क्सवादी के विपरीत लोकतांत्रिक समाजवादी पूंजीवाद की एक विनियमित, प्रतिबंधित और नियंत्रित प्रणाली में न्याय पाते हैं। उनका मानना था कि लोकतंत्र और समाजवाद के लक्ष्य एक दूसरे को अविभाज्य हैं। यह मार्क्सवादी समाजवाद को कुछ महत्वपूर्ण विवरणों में संशोधित करना चाहता है। पांचवां, अराजकतावादी परिप्रेक्ष्य। न्याय पर अराजकतावादी दृष्टिकोण अराजकतावाद के सिद्धांत पर आधारित है। अराजकतावाद का मानना है कि समाज को राज्य की जबरदस्त शक्ति के बिना संगठित किया जाना चाहिए। इसके विचार में सरकार आंतरिक रूप से बुराई है। विलियम गॉडविन 1756 से 1836, एक ब्रिटिश राजनीतिक सिद्धांतकार, को अराजकतावाद का पहला आधुनिक रक्षक माना जाता है। रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस में रॉल्स क्या बताता है, अब हम इसको जानते हैं।
इन थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971, रॉल्स का न्याय के दर्शन और सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए डिजाइन की गई राजनीतिक संरचनाओं की स्थापना के लिए एक सैद्धांतिक कार्यक्रम तैयार करने का प्रयास है। रॉल्स उपयोगितावाद के तत्कालीन प्रमुख सिद्धांत की प्रतिक्रिया में लिखते हैं, जो मानता है कि न्याय को उससे परिभाषित किया जाता है जो लोगों की सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ा अच्छा प्रदान करता है। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में रॉल्स इस कथन के साथ शुरू करते हैं कि न्याय सामाजिक संस्था का पहला गुण है, जिसका अर्थ है कि एक अच्छा समाज न्याय के सिद्धांतों के अनुसार संरचित है। रॉल्स का दावा है कि दर्शन के क्षेत्र में विकसित न्याय के मौजूदा सिद्धांत पर्याप्त नहीं हैं। मेरा मार्गदर्शक उद्देश्य न्याय के एक सिद्धांत पर काम करना है जो इन सिद्धांतों का एक व्यवहार्य विकल्प है जो लंबे समय से हमारी दार्शनिक परंपरा पर हावी है। वह अपने सिद्धांत को कहते हैं जिसका उद्देश्य सामाजिक न्याय के अनुसार समाज की मूल संरचना की अवधारणा तैयार करना है, न्याय निष्पक्षता के रूप में। अब हम अधिकार का परिचय को जानते हैं कि अधिकार का परिचय होता क्या है। अधिकारों को आमतौर पर सामाजिक दावों के रूप में जाना जाता है जो किसी व्यक्ति को अपना सर्वश्रेष्ठ विकास आदि साबित करने में मदद करते हैं और उन्हें अपनी व्यक्तिगत पहचान विकसित करने में मदद करते हैं। राज्य कभी अधिकार नहीं देता, वह केवल उन्हें मान्यता देता है। सरकार कभी अधिकार नहीं देती, वह केवल उन्हें संरक्षण देती है। अधिकार समाज से, विशिष्ट सामाजिक परिस्थितियों से उत्पन्न होते हैं और यही कारण है कि अधिकार हमेशा सामाजिक होते हैं। अधिकारों का अर्थ है व्यक्तियों के अधिकार, वे केवल व्यक्तियों के हैं, वे केवल व्यक्तियों के लिए मौजूद हैं, उनके द्वारा उनका इलाज किया जाता है ताकि वे अपनी व्यक्तिगत पहचान को पूरी तरह से विकसित कर सकें। जब हम व्यक्ति और राज्य के अंतर्संबंध की बात करते हैं तो दो चीजें उभरती हैं। पहला, व्यक्ति को राज्य से क्या मिलना चाहिए, यह उसका अधिकार है। दूसरा, व्यक्ति को राज्य के लिए क्या करना चाहिए, ये कर्तव्य है। संक्षेप में, अधिकार अनुकूल परिस्थितियां और अवसर हैं जो एक व्यक्ति को राज्य के तहत प्राप्त होते हैं जो उसे आत्मविकास में मदद करते हैं। हेराल्ड जे लास्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की ऐसी स्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी सामान्य रूप से पूर्ण आत्मविकास की आशा नहीं कर सकता है। अब हम अधिकारों की नेचर क्या होता है इसके बारे में अब जानते हैं। व्यक्तियों और राज्यों के बीच संबंध राजनीतिक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है जो युगों से राजनीतिक दार्शनिकों को भ्रमित नहीं करता है। राजनीतिक दार्शनिकों ने बहस की है कि कौन, चाहे राज्य या व्यक्ति, अधिक महत्वपूर्ण है और कौन किसके लिए बकाया है। अधिकार उन अवसरों का कुल योग है जो मानव व्यक्तित्व की समृद्धि सुनिश्चित करते हैं। वे अच्छे जीवन की मूल शर्त हैं जिन्हें राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है। लास्की के अनुसार अधिकार वास्तव में सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ बनने की तलाश नहीं कर सकता है। सैलमंड के अनुसार एक कानूनी अधिकार कानून के शासन द्वारा मान्यता प्राप्त और संरक्षित हित है, जिसके उल्लंघन के लिए एक कानूनी गलत होगा और जिसके लिए सम्मान एक कानूनी कर्तव्य है। बोसांक्वेट इसे परिभाषित करता है समाज द्वारा मान्यता प्राप्त और राज्य द्वारा लागू किए गए दावे के रूप में। समलैंगिकता। नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। अधिकारों की अवधारणा एक गतिशील अवधारणा है। सामाजिक चेतना के विकास के साथ अधिकारों को निरंतर समीक्षा और पुनर्परिभाषा के अधीन किया जाता है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि अधिकारों की हमेशा मांग की जाती है और यहाँ तक कि मनुष्य के अधिकारों के रूप में भी दिया जाता है, लेकिन उनके लाभार्थी आमतौर पर वे वर्ग होते हैं जो इस मांग को व्यक्त करते हैं क्योंकि वे अधिकारों की मांगों को अपने हितों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त और गणना के तरीके से तैयार करते हैं। हालांकि आधुनिक चेतना के प्रसार के साथ अधिकारों की अवधारणा को दो महत्वपूर्ण दिशाओं में संशोधित किया गया है। अब यह स्वीकार किया गया है कि पहला, अधिकारों के फायदे एक छोटे वर्ग तक ही सीमित नहीं होने चाहिए जो अपने पैसे और हेरफेर शक्ति के आधार पर विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति में रखा गया है, और वह दूसरा,
अधिकारों को राज्य गतिविधि और प्राधिकरण के क्षेत्र के परिसीमन तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि राज्य के कार्यों और जिम्मेदारी को भी निर्धारित करना चाहिए ताकि उन्हें समाज के अधिकांश हिस्से के लिए फायदेमंद बनाया जा सके। नकारात्मक अधिकार उस क्षेत्र का सुझाव देते हैं जहां राज्य को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। वे व्यक्ति की स्वतंत्रता के क्षेत्र का सुझाव देते हैं जिसका राज्य द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर, सकारात्मक अधिकार व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षित करने में राज्य की जिम्मेदारी निर्धारित करते हैं। अब प्राकृतिक अधिकारों के आलोचक को समझते हैं। यह महसूस किया गया कि यदि अधिकारों को व्यक्ति के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाता है तो हम मनुष्य और समाज के बीच संघर्ष को हल नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, अकाल जैसी स्थिति में एक व्यक्ति के जीवन के अधिकार का उल्लंघन दूसरे व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार द्वारा भोजन की जमाखोरी से किया जा सकता है। यही है, अगर दो समान रूप से पूर्ण अधिकार संघर्ष करते हैं तो कोई सिद्धांत नहीं है जिस पर इसे हल किया जा सकता है। इस सिद्धांत की सबसे स्पष्ट आलोचना यह थी कि प्राकृतिक का क्या अर्थ है। यह पाया गया है कि प्रकृति शब्द का उपयोग बहुआयामी अर्थों में किया गया था, जैसे प्रकृति एक संपूर्ण ब्रह्मांड के रूप में, प्रकृति ब्रह्मांड के गैरमानव भाग के रूप में। संक्षेप में, प्राकृतिक शब्द विभिन्न लेखकों के हाथों अस्पष्ट रहा। कानून के बिना कोई अधिकार नहीं हो सकता। अधिकारों का अर्थ है कुछ कर्तव्य। वे सामाजिक संबंधों का संकेत देते हैं जिन पर कर्तव्य आराम कर सकते हैं। जैसा कि ग्रीन ने बाद में बताया था, हर अधिकार को उन लक्ष्यों के संदर्भ में उचित ठहराया जाना चाहिए जिन्हें समुदाय अच्छा मानता है और जो अधिकारों के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सिद्धांत ने माना कि किसी के पास समाज से स्वतंत्र अधिकार और दायित्व हो सकते हैं। यह एक गलत दृष्टिकोण था क्योंकि अधिकारों का प्रश्न केवल समाज में और सामाजिक संबंधों के संदर्भ में उभरता है। अब हम अधिकार और कर्तव्य को भी थोड़ा जान लेते हैं कि यह अधिकार और कर्तव्य क्या होता है। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए, हालांकि उस अधिकार के कर्तव्यों के साथ साथ दायित्व भी हैं। दोनों सहसंबद्ध हैं। नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनके बीच का रिश्ता दो गुना है। सबसे पहले, समाज पारस्परिकता के सिद्धांतों पर कार्य करता है। मेरे अधिकारों में दूसरों की ओर से मेरे अधिकारों का सम्मान करने का कर्तव्य शामिल है और दूसरों के समान अधिकारों का सम्मान करने का मेरा कर्तव्य भी है। समाज के सिद्धांत पर काम करता है, वह जो देता है और जो देता है वह लेता है। वास्तव में, किसी विशेष अधिकार के मेरे उपभोग की कल्पना अन्य नागरिकों के समान दावों के संदर्भ में की जानी चाहिए। दूसरे, अधिकारों और कर्तव्यों के तर्क का यह भी अर्थ है कि यदि हमारे पास राज्य के खिलाफ कुछ दावे हैं, तो यह हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम सामाजिक रूप से उपयोगी काम करके इसके संवर्धन के लिए कुछ योगदान दें। राज्य उन परिस्थितियों का निर्माण करता है जिनमें हम खुद को महसूस कर सकते हैं। इसके बदले में हमारा फर्ज बनता है कि हम इन शर्तों का फायदा उठाएं और अपना सर्वश्रेष्ठ दें।